अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा के प्रवाह। ठीक है, तो ऊर्जा शब्द से आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि ऊर्जा के बिना हमारा कोई काम नहीं होता है। ठीक है, कोई भी सजीव, चाहे कोई भी सजीव हो, ऊर्जा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना खा सकते, ना चल सकते, ना दौड़ सकते, ना लिख सकते, ना पढ़ सकते, कुछ भी काम नहीं हो सकता बिना ऊर्जा के। ठीक है, तो ऊर्जा हमारे लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले तमाम सजीवों के लिए अति आवश्यक है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ठीक है, और हम में ऊर्जा कैसे आता है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए। यह हमने लिखा है उत्पादक और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम जो है मनुष्य पेड़ पौधे पर आश्रित है। हम जो भोजन खाते हैं, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, सभी हम किससे प्राप्त करते हैं? पौधे से। तो ये पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। तो ये पौधे यानी ये उत्पादक सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा यानी सूर्य जो है, सूर्य में जो ऊर्जा है वो ले करके, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिनसे एक घटक बनता है। उस घटक का नाम है ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज उत्पादक लेते हैं और फिर उत्पादक पर जो प्राणी आश्रित हैं वो लेते हैं, फिर उस पर जो प्राणी आश्रित है वो लेते हैं, और इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है एक जीव से दूसरे जीवों में। ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यही ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों तक पहुंचता है। हम तक भी पहुंचता है, और हमारे जो भी उपभोक्ता हैं यानी हमारे ऊपर जो उपभोग करने वाले हैं उनको भी, और जो अपघटक हैं उन सभी लोगों को ऊर्जा उत्पादक से ही मिलता है, अर्थात पौधे से मिलता है। और पौधे किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है वो मैंने एक इक्वेशन लिखा है कि पौधे जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के द्वारा जल तथा सूर्य की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति जब होगी तब जाकर के ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं C6H12O6। ठीक है, और यही ग्लूकोज पौधे यूज करते हैं और अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, इनसे ऊर्जा ले रहा है उत्पादक, और उत्पादक अर्थात पौधे हो गए, और पौधे पर कौन आश्रित है? शाकाहारी, यानी पौधे से ऊर्जा कौन ले रहा है? शाकाहारी, और शाकाहारी से कौन ले रहा है? मांसाहारी, और मांसाहारी से ले रहा है उच्च स्तर के मांसाहारी। इस प्रकार से सूर्य से ही सभी को ऊर्जा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, यहाँ देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश से उत्पादक यानी पौधे ले रहे हैं, फिर शाकाहारी प्राणी, फिर मांसाहारी, फिर उच्च स्तर के मांसाहारी। ठीक है, तो और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश क्या है, यानी सूर्य क्या है? ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिलता है। देखिए, निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये देखिए, निम्न पोषी स्तर है और सबसे उच्च पोषी स्तर क्या है? मांसाहारी है ना, उच्च स्तर के मांसाहारी। तो नीचे से ऊपर सभी को जरूरत पड़ रही है, ना कि ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर है ना, यानी निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसी से रिलेटेड, ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम। ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम क्या है? ठीक है, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं 10% का नियम, 10% का नियम। तो 10% का नियम क्या है ये समझिए।
मान लीजिए कि एक उत्पादक है, ठीक है। उत्पादक अर्थात कौन हुए? हरे पौधे। और उत्पादक में 10,000 इकाई ऊर्जा है। समझ लीजिए, एक आंकड़ा मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उत्पादक में 10,000 इकाई ही ऊर्जा होती है, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक मैथमेटिकल्स अंक ले रहा हूँ, एक उदाहरण की तरह ले रहा हूँ, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि उत्पादक में 10,000 इकाई ऊर्जा होती है, ठीक है। एक उदाहरण ले रहे, समझ लीजिए, मान लीजिए कि उत्पादक में 10,000 इकाई ऊर्जा है, तो इसके ऊपर कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितना ऊर्जा मिलेगा? तो 10%, इसका 10%, तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000, है ना। तो इसको 1,000 इकाई ऊर्जा मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,000 इकाई। अब प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर कौन है? द्वितीय उपभोक्ता, तो इन्हें भी इसका 10% ही मिलेगा। उत्पादक में जो ऊर्जा है, जो कार्बनिक ऊर्जा जमा है उत्पादक के अंदर, जो कार्बनिक पदार्थों की ऊर्जा निहित है, जमा है, उसका 10% ही हर उपरोक्त प्राणी को मिलता है, ठीक है। बाकी का ऊर्जा क्या होता है? सवाल आपका ये होगा। तो बाकी का ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ये जितना इसे है उतना इसे नहीं मिल पाता, मात्र 10% ही मिलता है। इसका 10% इसको, इसमें जितना ऊर्जा है उसका 10% इसे मिलेगा, इसका 10% इसके पास जितना ऊर्जा है उसका 10% इसको मिलेगा, ठीक है। यानी संपूर्ण ऊर्जा, मान लो कि उत्पादक में 10,000 है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को भी 10,000 मिलना चाहिए? नहीं, उत्पादक का 10%, उत्पादक का मात्र 10% ही प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगा। तो कहेंगे बाकी का ऊर्जा कहाँ गया? तो बाकी का ऊर्जा जो है ह्रास हो जाता है, बाकी का ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, इसलिए इन्हें मात्र 10% ही मिल पाता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसका 10,000 इकाई जब ऊर्जा है तो 10% इसका कितना हुआ? 1,000 इकाई। अब द्वितीय उपभोक्ता को कितना मिलेगा? तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100, ठीक है। और तृतीय उपभोक्ता को कितना मिलेगा? 100 का 10%, यानी 10 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसी कारण से इसे 10% का नियम कहते हैं। यानी संपूर्ण जो उत्पादक हैं, जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, हर किसी के जो उपरोक्त वाले उपभोक्ता हैं उन्हें उत्पादक के 10% ही ऊर्जा मिल पाती है। इसीलिए इसे ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम कहते हैं, या 10% का नियम कहलाता है, और इसे ही 10% का नियम भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ 10,000 इकाई है, तो इसका 10% 1,000 हुआ, इसका 10% 100 हुआ, और इसका 10% 10 हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादक से उपरोक्त जो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, चतुर्थ है, जैसे भी जाएगा, यानी जितनी ऊर्जा होगी उसका 10% ही उसे मिलेगा, बाकी की ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ठीक है। इसलिए, और इन्हीं कारण से इन्हें 10% का नियम कहते हैं। बाकी का टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। अभी तक इतना ही।